हमारा ये ऐलान है कि मोदी जी कहीं उत्तर प्रदेश में रैली करके दिखाएं, योगी जी रैली करके दिखाएं। अब कोई भी रैली करेंगे, हम रैली नहीं होने देंगे, उनके पोस्टर नहीं लगने देंगे, हम बैनर नहीं लगने देंगे। और मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आइए मैदान में लड़िए और आप योगी जी जिस सीट से आएंगे वहां पर कोई ना कोई मेरा दबंग मजबूत जो कि व्यक्ति आएगा। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री मिला। मोदी जी को जनता ने नकार दिया है, पंजाब की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। मोदी जी ये नाटक कर रहे हैं किसान बिल का कि जो लौटाने का, ये भी नाटक है। नमस्कार, मैं बातचीत करने के लिए संत युवराज जी मौजूद हैं, तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर देश भर में विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। उसी को लेकर हम बात करेंगे संत युवराज से और इनके भी कई मुद्दे हैं जो जानेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और रैलियां जो हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं कोरोना के चलते। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर तरीके से तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है। और मैं ये कहता हूँ रैलियाँ तो कमज़ोर लोग करते हैं, जिन्हें जनता में अपना संदेश उस प्रकार से पहुंचाना पड़ता है। सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है, अखबार है। और मैं कहता हूं जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, तो हमारे प्रत्याशी सब लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। रैलियों की हमें ज़रूरत नहीं। ये तो खुशी की बात है कि रैलियां कैंसिल करा दी गई हैं। हालांकि ये सब क्या है, सोची साजिश है कि मोदी जी ने तो अपनी रैलियां कर ली। और अभी एक घटना हुई है 3 दिन पहले कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनजागृति की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, किसानों ने पंजाब में उनको रैली नहीं करने दी। और हमारा ये ऐलान है कि मोदी जी कहीं उत्तर प्रदेश में रैली करके दिखाएं, योगी जी रैली करके दिखाएं। अब तक 9 तारीख की थी तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अब कोई भी रैली करेंगे, हम रैली नहीं होने देंगे, उनके पोस्टर नहीं लगने देंगे, हम बैनर नहीं लगने देंगे किसी भी प्रकार से। लेकिन इससे क्या दिक्कत है, क्यों बैनर नहीं लगने? सबका सब प्रचार करते हैं अपना। ये व्यर्थ का खर्चा क्यों? अमेरिका में क्या बैनर लगाए जाते हैं? वहां पर प्रत्याशी को मौका दिया जाता है। आप टीवी चैनल पर सब प्रत्याशियों को मौका दीजिए। व्यर्थ में खर्चा क्यों करते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ ये खर्चे बंद होने चाहिए। और किसी भी पार्टी को या किसी को इस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टी का जो कि वो कोई प्रतिनिधि बन के नहीं जाता, प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां जा करके लोगों का जो कि अमला जुड़ता है और सरकारी तबका जो कि उनके लिए काम करता है। मैं ऐसा लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं केवल भाजपा का नेता बोल रहा है, उस रैली के अंतर्गत में बोल रहे हैं, केवल एक पार्टी के हित के लिए बोलते हैं। और वो देश के लिए प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, पार्टी के हित के लिए बोलते हैं। यदि उनको आलोचना दूसरी पार्टी करती है तो लोग कहते हैं आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री पद को छोड़ दो, उसके बाद रैलियां करिए, नहीं तो एक भी रैली नहीं होने देंगे हम लोग। जिस प्रकार से पंजाब में बेरंग भगाया है, वहां से इसी प्रकार से भगाया। लेकिन पंजाब में वो रैली तो चुनाव को लेकर थी नहीं, वो तो सौगात ही देने जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो डर तो किसी न किसी का होगा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ वो डर इसलिए रहे हैं कि उनके हृदय में कमजोरी है। सौगात क्या चुनाव के दौरान ही सौगात देना जरूरी है? मैं ये कहना चाहता हूँ जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है वहां पर सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये सौगात पहले देते साल भर पहले, ये अब सौगात क्यों देने जा रहे हैं जब चुनाव नजदीक आ गए? चुनावों की घोषणा होने जा रही है, घोषणा हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है। मोदी जी यदि कहीं भी जाए चुनाव में तो सबसे पहले वो अपने मैनिफेस्टो को सुनाए ना, जो घोषणा पत्र उन्होंने पहले जो कि दो बार जो दिया है उसको सुना के लोगों को, जो जब जनता में भाषण शुरू करें, वो तो उनके पास है नहीं। मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उनके पास विकास के मुद्दे नहीं है। वो केवल एक हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, वो केवल एक मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ज्यादा जोर पड़ता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं। उनके पास ना तो नौकरी का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, किसी प्रकार के उनके पास मुद्दे ही नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुद्दा विहीन कोई पार्टी है तो भाजपा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री मिला। क्योंकि जो इतनी बड़ी चूक है सुरक्षा में हुई, उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर तो कुछ ना कुछ नहीं। कौन सी सुरक्षा में चूक हुई है? कौन से? मोदी मैं कह रहा हूँ बोल रहे हैं कि मैं जनता वापस आ गया। वो क्या है कि वो तो डरे हुए हैं, उन्हें तो अपने कमरे में भी डर लगता है। जब कृष्ण गए थे कंस को वध करने के लिए तो उस समय उसे भी डर लगता था, उसे दीवार पर भी कृष्ण दिखाई पड़ते थे। तो ये हम लोगों का जो चेहरा और किसानों का चेहरा उनको सामने दिखाई पड़ता है। जनता नहीं भूली है। तो किसान माफ क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ तो वापस कर ही लिए ना। सीए एनआरसी में जो बैठे लोग इतने मारे गए और वे बैठों पर गोली चलाई, ये जनता भूल नहीं गई है। 700
700 किसानों की जो हत्या करा दी गई, उसको जो कि मरना पड़ा, तो उसको जो जनता भूल नहीं गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के लिए प्रायश्चित के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि उससे प्रायश्चित करें और उससे जो कि वो भूल जाएं। किसानों के लिए क्या किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ, माफ नहीं किया किसानों मैं कह रहा हूँ किसानों को आतंकवादी जो कहा है उसके लिए क्या करें। माफी तो मांगी ना उन्होंने। नहीं, माफी मांगने से होता क्या है। मैं अभी कुछ कह दूं प्रधानमंत्री जी को जो कि अभी कुछ हो जाए और उसके बाद मैं माफी मांग लूं तो माफी मांगने से कुछ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं किसानों के साथ अन्याय हुआ है, इसका परिणाम यह है कि सत्ता से मुक्त होने चाहिए और हम ये काम करके रहेंगे। भाजपा मान रहे हैं ना कि किसानों ने विरोध किया मोदी जी का, तभी मोदी जी नहीं, वहां पर क्या है कि मोदी जी ने एक नाटक बनाया है। वहां जो 7,000 या 7 लाख आने की जो उम्मीद थी उनको, 7,000 कुर्सियां बैठाई, वहां 700 लोग भी नहीं थे। अब मेरी सभा में जाके देखते, मैंने भी टिकट बांटी है, वहां हजारों की पब्लिक थी, रोकने से रुक नहीं रही थी और मोदी जी के वहां पर कोई नहीं था। तो मोदी जी की बेइज्जती हुई। मोदी जी ने अपने लोगों को ही खड़ा किया और उसमें भूल से क्या हुआ कि बीजेपी के झंडे लेकर के लोग खड़े हुए थे और उन्हें बता दिया जो किसान दूसरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, हमने मोदी जी को रोका है, हमने मोदी जी का जो कि रैली जो कि समाप्त कराई है। हम किसी भी जगह पर मोदी जी की रैली नहीं होने देंगे। मोदी जी को जो करना वो कर लीजिए। ये आक्षेप करना, विक्षेप करना सब पर आता है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी फेल हो गए। जनता उन्हें सुनने नहीं आई, उनको शर्मिंदा होना पड़ा। टीवी चैनल मोदी जी को कम दिखाते, खाली कुर्सियों को ज्यादा दिखाते। इसे मोदी जी ने ये प्रोपगंडा रचा है कि मैं सुरक्षित हूँ या ये है वो है, कुछ नहीं। मोदी जी को जनता ने नकार दिया है, पंजाब की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। मोदी जी ये नाटक कर रहे हैं किसान बिल का कि जो लौटाने का, ये भी नाटक है। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी हर जगह से फेल हैं, मोदी जी फ्लॉप्स हो गए हैं। मोदी जी के साथ 3 साल में राहु भिक्षावृत्ति की है, तो मैं जानता हूँ मोदी जी के विषय में जो 8 फेल व्यक्ति हो और वो प्रधानमंत्री बन गया, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये मुद्दे विहीन सरकार है, इसमें कोई संवेदना नहीं है किसी प्रकार से। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ तो लेना चाहते हैं, विकास केवल भाजपा का ही करना चाहते हैं। मोदी जी की ये जो कि विचारधारा है। विकास की बात की आपने, तो विकास के लिए ही तो वो रैलियां कर रहे हैं या सौगातें बांट रहे हैं, एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज हो गए, कुछ भी है। और आज अयोध्या में सीएम योगी ने भी 2000 स्टूडेंट को जो है टैबलेट बांटे हैं आज ही अयोध्या के दिन। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कुछ भी कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक पैसे इनसे निकलवा लूंगा। जनता को दे रहे हैं तो धन का दुरुपयोग। मैं कह रहा हूँ चुनाव के दौरान क्यों दे रहे हैं, इससे पहले 5 साल पहले टैबलेट क्यों नहीं बांटे थे? कंप्यूटर बांटते, कुछ भी बांटते। इतने दिन से जो कि वो शासन कर रहे हैं तब बांटते ना। अब ये चुनाव के दौरान ये शासन बढ़े, इनका एक पैसा ले लूंगा इनसे। कंप्यूटर तो बच्चों के पास रहेंगे और भी उनको दिए जाएंगे, पर इनका पैसा इनका आश्रम बेच करके, योगी आदित्यनाथ का आश्रम नीलाम करके उससे ले लूंगा। जब कोई हमारा बच्चा गलती कर देता है तो उसके घर की नीलामी की जाती है, बिल्डोजर चलाए जाते हैं। तो योगी जी भी सावधान रहें, अब की बार वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमारे जो प्रवीण सेरा जो कि इधर को मुख्यमंत्री चेहरा है, आप देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखाए इन्हें, तो ध्यान रखें, मुस्लिम चेहरा, ये जो कि मुख्यमंत्री होंगे। मैं कह रहा हूं हमारा मुख्यमंत्री आते हुए जनता के ये एक जैसा व्यवहार होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ में। आप भी तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ इन नेताओं को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार की जो कि बकवास करते हैं, इस प्रकार की वो करते हैं। अभी विकास की गंगा बहेगी, पहले विकास की गंगा नहीं बहना चाहती थी। तो योगी जी ने जो किया है वो गलत कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो बना ही दी है उन्होंने, विकास तो इतना किए ही। कौन सी स्मार्ट ऐतिहासिक कार्य जो हुए वो सिर्फ मोदी जी के राज मैं में कहना चाहता हूं बहन कि कौन सा स्मार्ट सिटी है, एक स्मार्ट सिटी बताएं। मोदी जी खुद स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, डंका बजता है पूरे। मैं कह रहा हूं बजता नहीं है, नाम किया जाता है, नाटक किया जाता है, केवल मीडिया वालों को खरीदा जाता है। मीडिया वाला यदि कोई सच्चाई कहता है तो उसका जो चैनल बंद कर दिया जाता है। हमारे तो फेसबुक बंद कर दी जाती है, हमारे जो कि व्हाट्सएप बंद कर दिए जाते हैं, हमारे जो कि जितने भी प्रचार के साधन है वो समाप्त कर दिए जाते हैं। परंतु मोदी जी ये हर समय नहीं चलेगा। अब मोदी जी का जमाना गया, ये युग गया जो कि हिंदू मुसलमान की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं? वो उन्होंने तो कभी नहीं कहा है। मंत्री बनने से पहले उनकी 50 वीडियो आपको दिखा दूं कि वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, और आज भी वो यही कहते हैं। यदि कोई मुसलमान ये कह देता है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो वो देशद्रोही है। कोई हिंदू कह देता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, उसको जो जेल भी नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोहरा जो कि व्यवहार क्यों? RSS पे प्रतिबंध लगाया उन्होंने जो दिन रात कहता है। RSS तो स्वयं सेवक संघ है, देश की
सेवा में मैं देश की सेवा नहीं, आतंकवादियों का संगठन है। मैं कहना चाहता हूं जिसे जो भी करना वो कर सकता है। आरएसएस एक आतंकवादियों का संगठन है। वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। कोई मुसलमान यदि इस बात को कह दे कि हम मुस्लिम राष्ट्र घोषित करेंगे तो वो देशद्रोही हो गया। भारत ना हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ना मुस्लिम राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र यदि होगा तो यहाँ पर मनुस्मृति चलेगी। मनुस्मृति का जो कानून चलेगा तो यहाँ छोटे और बड़े होंगे। जैसे तैसे करके हमने दरार हटाई है जाति बिरादरी की, वो दरार फिर हो जाएगी। यहाँ पर लोगों को कुएं पे पानी नहीं भरने दिया जाएगा। यहाँ पर जो कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पर बेगार कराई जाएगी। लोगों को जो कि गलत शब्द जो कि शब्दों का इस्तेमाल करके, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके फिर द्वार से डराया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ छुआछूत जो आ जाएगी। और यदि मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो शरीयत का कानून चलेगा। मैं ये कहता हूँ ना शरीयत चलेगी कि उसके अंतर्गत भी कमियां हैं, और ना जो कि मनुस्मृति चलेगी। यहाँ पर केवल बाबा साहब का जो कि संविधान चलेगा, अंबेडकर साहब बाबा साहब का संविधान चलेगा। ये दलित राष्ट्र है, मूल निवासियों का देश है, वाल्मीकियों का देश है, हमारे जो कि अनुसूचित जाति का जो कि ये देश है, अर्थात जो दलितों का जो कि देश है, दलित राष्ट्र होगा। और इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। यहाँ पर चाहे बड़े ब्राह्मण लोग आए, चाहे मुस्लिम आए, हम लोग जितने भी आए, सवर्ण आए, वो सब आए हुए हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे। आप तो मुस्लिम कहते हैं ना, मैं ये मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण भी आए, सवर्ण भी आए, क्षत्रिय आए, बनिए आए और मुस्लिम आए, सब आए हुए हैं। यहाँ के मूल निवासी केवल दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं। मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज है, इनका देश है, इन्हीं का शासन हम स्वीकार करेंगे, ना हम हिंदू का शासन स्वीकार करेंगे। दलित को अलग जाति अलग धर्म थोड़ी है, दलित भी तो हिंदू। मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ना हम जो कि हिंदू का शासन जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित स्वीकार करेंगे और ना मुस्लिम राष्ट्र स्वीकार करेंगे। हमको अगर स्वीकार करना है तो इतना करना है, हम सब एक हैं। और वो अंबेडकर बाबा साहब का जो संविधान है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। और मेरी इच्छा तो ये होती है, यदि कोई अंबेडकर परिवार से यदि मुझे कोई गोद लेना चाहता हो तो मैं तो अपने नाम के सामने अंबेडकर लगाना शुरू कर दूंगा। अंबेडकर वास्तव में भगवान है, क्योंकि उन्होंने जो राम और कृष्ण नहीं दे पाए, बड़े देवी देवता नहीं दे पाए, उन्होंने दिया। आज सबको हक जीने का बराबर कोई अधिकार दिया है तो अंबेडकर जी ने दिया है। मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूं। आज से मेरे परमात्मा वही हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। तो मैं ये कहता हूं आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मोदी जी ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। योगी जातिवाद की भी तो बात कर रहे हैं, आप दलित को अलग क्यों कर रहे हैं? वो तो हिंदू नहीं, अलग नहीं, जातिवाद की बात तो आप अलग नहीं, वो हमारे पूजनीय सम्माननीय है। कोई जाति बिरादरी का चक्कर ही नहीं है। हमारी रोटी बेटी सबकी एक होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होने चाहिए। और योगी जी की जहां बात आती है तो योगी जी के विषय में सुना है, उन्होंने बहुत बड़े बदमाश मारे हैं। उन पर एक बदमाश नहीं मारा गया। अमित शाह सबसे बड़ा बदमाश है। बदमाश कहाँ है? गृह मंत्री। वो गृह मंत्री बाद में बना है, पहले तो वो जो कि तड़ी पार रहा है। मैं कह रहा हूँ वारंट इत्यादि निकले, उसको एक को नहीं मार पाया ये। अच्छा, खुद जो कि योगी जी खुद जो कि बदमाश है, अपने ऊपर केस नहीं चला पाए। किस बदमाश को मारे? उन्होंने केवल 7,000 ब्राह्मणों को मारा है। उत्तर प्रदेश में यदि ब्राह्मण समझदार होगा तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। दलित समझदार होगा तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, और मुसलमान समझदार होगा तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये तीनों मिलकर के हम भारतीय जनजागृति पार्टी को जो वोट देंगे, और सरकार भारतीय जनजागृति पार्टी की बनेगी उत्तर प्रदेश। वोट देगा ही कौन फिर उनको? सब तो जा रहे, सबका साथ तो वही लेके चल रहे हैं। उनके सबको ही देने बहन, उनके पास ईवीएम मशीन है, वो वोट देती है, वो उनका कल्प वृक्ष है। पर देखते हैं वो कल्प वृक्ष कब तक रहता है। उस कल्प वृक्ष की जड़ के अंतर्गत में हमने मालूम है क्या है, अच्छी प्रकार से ऐसे जो सेवा की है वो वृक्ष सूख जाएगा। उनका कल्प वृक्ष का ईवीएम मशीन भी हम नहीं चलने देंगे। इसके भी विरोध में अब हम आंदोलन करेंगे। आज मैंने एक बात कही, एनआरसी का भी आंदोलन करने जा रहे हैं। मैंने आज जो कि जामा मस्जिद पर गया हूँ, आज 7 जो कि जनवरी हो गई है, तो मैंने ये कहा है वहां पर किसी प्रकार से किसान बिल वापस लिया है, इसी प्रकार से सीए और एनआरसी का जो कि बिल वापस इन्हें लेना होगा। 90 दिन का टाइम दिया है, अर्थात 7 अप्रैल तक यदि इन्होंने इस बिल को वापस नहीं लिया तो पूरे देश में फिर आंदोलन। लागू हुआ भी कहाँ है जो आप बिल वापसी की मांग कर? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पास तो कर दिया है, इतना नाटक तो किया है, प्रोपगंडा किया है, इतनी हत्याएं हुई हैं, इतना सब कुछ हुआ है, और जो कि ये कागज दिखाओ, ये करो, वो करो, ये नाटकबाजी करना है केवल वोट के लिए। तो हम इनकी राजनीति इस प्रकार से नहीं चलने देंगे। तो बाहर के लोगों के लिए आया है ना, रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, वो उसके लिए, उसमें दिक्कत क्या है? बहन मैं बताऊं, भारतीय यदि कोई कनाडा में चला जाता है या अमेरिका में चला जाता है और 5 साल वो चुपचाप वहां रह लेता है, 6वें साल में उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि यही अमेरिका पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की नागरिकता दे, मैं कहना चाहता तो अमेरिका में जो हमारे लोग हैं और कनाडा में लोग हैं, पूरे देशों में लोग हैं,
यदि उनकी नागरिकता समाप्त करके हमारे देश में भेज दिया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो जाएगी। हमारी 25% अर्थव्यवस्था उन लोगों के द्वारा है जो विदेश में जाकर के रह रहे हैं, उनके द्वारा धन प्राप्त हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारत में भी कोई आ गया, बच्चा जन्म ले लिया, यदि कोई जाकर के कोई केवल विदेश यात्रा के लिए जाए और कोई बच्चा पैदा वहां हो जाता है, घूमने के लिए जाए, उस बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाती है। तो जो लोग यहाँ चाहे घुसपैठ से आए, चाहे किसी भी प्रकार से आए, जो यहाँ आ गए हैं, अब इनको जो कि यहाँ पर रखें। मैं कहता हूँ इनके साथ अन्याय ना करें। तो खाने के लिए किसी के पास है नहीं, हिंदुस्तानियों के पास, दूसरे देशों को भी बुला ऐसा नहीं, तो आप ऐसे प्रकार भगा दोगे तो अपने लोगों को भी विदेश से मंगा लीजिए, यदि ऐसी बात है। मैं कहना चाहूंगा, ना तो हमारे लोगों को विदेश से मंगाया जाएगा और ना यहाँ से किसी को भी भगाया जाएगा। यदि कोई गलत काम करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, गलत काम करता है, उसके लिए कानून बनाए, संविधान बनाए, उसे जेल में डालिए, पर यह मत कहिए किसी को भगाया जाएगा। क्यों भगाया जाएगा? जो आ गया सो आ गया, अब आगे मत आने दीजिए। अपनी जो कि सीमाएं जो कि मजबूत रखिए, कोई नहीं आ पाए, परंतु जो आ गए उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो हो गया है, 11 फरवरी से 11 मार्च तक चुनाव है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है रैलियां तो रद्द कर ही दी गई हैं, तो प्रचार प्रसार तो खत्म ही मान लीजिए। उसके बावजूद योगी जी का कहना है कि 400 सीट तो पक्की है। हाँ, मोदी योगी जी तो 400 की क्या, शायद 450 भी कह सकते हैं, उन्हें गिनती तो आती नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है केवल 3 सीट और लोगों को दी है, 400 उनकी होंगी। योगी जी आपके लिए धन्यवाद, आपके गणित के लिए मैं बड़ा खुश हूं कि आप में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं। मोदी जी 8 फेल हैं, तो मुझे लगता है योगी भी शायद 5 फेल होंगे, क्योंकि मैंने योगी जब जिला अध्यक्ष रहा था गोरखपुर में हिंदू सेना से, मेरी पार्टी से, तब से मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, योगी जी आप देखिए किसकी सीट आती हैं, आप लड़िए, आपके लिए धन्यवाद है। हमारी जो विचारधारा एक है, हमारा ना योगी से कोई झगड़ा है, ना मोदी से झगड़ा है, उनकी विचारधाराओं से झगड़ा है। और हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, पर विचारधारा जो तुम्हारी है वो देश को तोड़ती है, तो मिलती हुई लगती है। हमारी विचारधारा देश को जोड़ती है, वो तोड़ती है और हमारी जोड़ती है। हम शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई को कम करने की बात करते हैं, सिलेंडर को 300 रुपए करने की जो बात करते हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात करते हैं, हम जनता को सुख सुविधा की बात करते हैं। और वो केवल संस्था जो कि को शोषण करना की प्रैक्टिकल करते हैं, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि शोषण कैसे किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी और योगी जी के आंकड़े ठीक नहीं है, मैं उनको निरस्त करता हूं और मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, आइए मैदान में लड़िए। और आप योगी जी जिस सीट से आएंगे वहां पर कोई ना कोई मेरा दबंग मजबूत जो कि व्यक्ति होगा। और मैं कहता हूं, यदि बैलेट पेपर से जो कि पूरा जो कि चुनाव करा दिया जाए, तो योगी जी यदि 20 सीट से 21वीं सीट ले आए, तो हमें जो दंड दें वो हम दंड भोगने को तैयार हैं। हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे, वो उसके लिए तैयार हैं। इनमें कोई दम नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो गए हैं। ये केवल जातीय बरादरी पर, धर्म पर राजनीति करते हैं, जो किसी प्रकार से जनता को स्वीकार नहीं। अब जनता समझदार हो गई है, जनता विकास के मुद्दों पर वोट देगी और जनता भारतीय जन जागृति पार्टी को ही वोट देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी। इन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जनता किस तरफ जाती है ये देखना काफी अहम होगा। चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि जनता को विकास का मुद्दा पसंद है या फिर धर्म का मुद्दा। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।